हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 4 वीडियो दे चुके हैं। ये 5वां लेक्चर है। और आप जो भी लोग देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, सारे वीडियो को मज़ा आएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ और सब इस साल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। इतना आप कर लो काफ़ी है आपके लिए, जैसा कि आप अकाउंट्स में देख चुके हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 9। 8 चैप्टर तक हो चुका था। चैप्टर 9 देखने जा रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 10 आपको नहीं पढ़ना है, तो चैप्टर 9, 11 और 12 यानी 9, 10, 11 बचा हुआ है। 10 चैप्टर आपके बुक में जो है वो नहीं पढ़ना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वित्तीय प्रबंधन के मुख्य कार्य क्या है। द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर। और आप लोगों को जानकारी दे दें कि पूरा का पूरा पीडीएफ बन चुका है और एप्लीकेशन में अपलोड हो चुका है। जो लोग फ्री पीडीएफ चाहते हैं, ये पीडीएफ फ्री में चाहते हैं, वो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का ऐप इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर से। ये देखिए टी शर्ट में जो दिख रहा है वही सेम लोगो दिखेगा। और वहाँ जैसे ऐप इंस्टॉल करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो फ्री स्टडी मटेरियल लिखा होगा। उसमें ये पीडीएफ पूरा फ्री कर दिया गया और पूरे सिलेबस का पीडीएफ अभी डाल दिया गया। पहले आधा सिलेबस का था, उसको पूरा कर दिया गया। तो जो बच्चे वहाँ से देखना चाहते हैं फ्री में देखिए। जो परचेज किए हुए कोर्स, कोई कोर्स खरीदे तो उनके कोर्स में भी डाल दिया गया, आराम से उसको देख सकते हैं। जो हमारे परचेज कोर्स वाले स्टूडेंट हैं उनको व्हाट्सएप पर पर्सनली भी भेज दिया गया है, ठीक है। बाकी बच्चों को भेजना मुश्किल है, सारे बच्चे को हम पर्सनली नहीं भेज सकते व्हाट्सएप पर। तो आप पीडीएफ वहाँ से एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं वित्तीय प्रबंधन के मुख्य कार्य हैं। द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है? तो कोषों को प्राप्त करना, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, फाइनेंशियल प्लानिंग करना, वित्तीय नियोजन करना, कोषों का आवंटन करना, एलोकेशन ऑफ जो है नेट प्रॉफिट्स या फंड होना चाहिए। ये तीनों का तीनों काम होता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाता है। फाइनेंशियल मैनेजर का काम तीनों होगा, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आगे लिखा वित्तीय प्रबंध क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज आर्ट साइंस दोनों। तो याद रखिएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों है, आर्ट भी और साइंस भी। हर आदमी फाइनेंस को मैनेज नहीं कर सकता, इसलिए आर्ट भी और साइंस भी। जब ऋण समता अनुपात ऐसा होता है कि इसका परिणाम समता के मूल्य में वृद्धि होती है तो डॉट 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 अनुकूलतम कहा जाता है। व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट इक्विटी रेशियो, अकाउंट्स में पढ़े थे, इज सच दैट इट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये क्या कहलाएगा बताइए? अगर डेप्ट इक्विटी रेशियो ऐसा हो जिससे इक्विटी शेयर का फायदा हो रहा हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे इक्विटी शेयर को फायदा होता है। याद रखिएगा इक्विटी शेयर को क्या होगा? फायदा होगा। और मतलब सिंपल है कि कैपिटल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जाए जिसमें यह तय किया जाता है कि कितना पैसा अपने को डेप्ट से लाना है और कितना पैसा अपने को इक्विटी से लाना है, बस। कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर, बहुत बारी पूछेगा पूंजी संरचना क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में इस बात का निर्णय करना होता है कि कितना पैसा डेप्ट से लाना और कितना पैसा इक्विटी से लाना है। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर शो द रिलेशन बिटवीन डेप्ट एंड इक्विटी। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो क्या बताता है? पूंजी ढांचा क्या बताता है? रिलेशन बताता, संबंध कि हाउ मच अमाउंट टू बी टेकन फ्रॉम इक्विटी एंड हाउ मच अमाउंट टू बी टेकन फ्रॉम कैपिटल, या आप डेप्ट बोल सकते हो। दीर्घकालीन कोष में सम्मिलित नहीं है। नोट इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस मतलब 1 साल से ज़्यादा समय के लिए। तो इक्विटी तो मेरा लॉन्ग टर्म है, प्रेफरेंस भी लॉन्ग टर्म है, ये तो लॉन्ग टर्म है, ये तो डिविडेंड हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस नहीं होता है। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, सबसे सस्ता जहाँ पे बहुत सस्ते में मिलेगा। तो इक्विटी शेयर महंगा है, प्रेफरेंस शेयर महंगा है, रिटेन अर्निंग महंगा है, तो डिवेंचर सबसे सस्ता होता है क्योंकि इसका रेट फिक्स रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है। डॉट 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 अस्थायी पूंजी का साधन नहीं है। द सोर्स ऑफ फिक्स कैपिटल इज नॉट। इसमें से कौन जो है फिक्स कैपिटल का सोर्स नहीं, जहाँ से लंबा, तो शेयर से तो फिक्स कैपिटल आएगा, डिवेंचर से फिक्स कैपिटल आएगा, लोन से फिक्स कैपिटल आएगा, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो 1 साल से कम समय के लिए आप यहाँ से पैसा ला सकते हैं। तो ये सोर्स करेंट कैपिटल का, फिक्स कैपिटल का नहीं। चालू संपत्ति का योग ही व्यवसाय का की है डॉट 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 जेएस मिल के अनुसार। द सम ऑफ करेंट एसेट, ध्यान रखिएगा जो करेंट एसेट का टोटल होता है ना, सम ऑफ करेंट एसेट होता है। सम ऑफ करेंट एसेट जो होता है इसी को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल को हम लोग करेंट एसेट का सम बोलते हैं, याद रखिएगा। नीचे वर्किंग कैपिटल होगा, देखिए है ना। वर्किंग कैपिटल जो होता है करेंट एसेट का टोटल होता है, करेंट एसेट का टोटल होता है। अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड। फिक्स कैपिटल किसके लिए होता है? तो फिक्स कैपिटल होता है डेली का खर्चा पेमेंट करने के लिए नहीं, ज़मीन खरीदने के लिए, जी हाँ, एसेट्स खरीदने के लिए, स्टॉक देनदार के लिए नहीं, एसेट्स खरीदने के लिए या लॉन्ग टर्म लोन को पे करने के लिए फिक्स कैपिटल का जरूरत होता है। एसेट्स खरीदने के लिए या लॉन्ग टर्म लोन को पे करने के लिए फिक्स कैपिटल का जरूरत होता है। नीचे लिखा है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखते हैं निवेश निर्णय क्या है।
व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इस बात का निर्णय किया जाता है कि कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना है। ये सबसे टफ डिसीजन होता है फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर। एक फाइनेंशियल मैनेजर का सबसे टफ डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक बार अगर इसमें आगे बढ़ गया तो बैक लेने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अब सोचिए हमको कहीं नया फैक्ट्री खोलना है और हमको लग रहा है 500 करोड़ रुपया, तो एक बार अगर हम डिसाइड कर लिए और आगे बढ़ गए तो बैक लेंगे तो 500 करोड़ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे वापस लेने का कोई ऑप्शन नहीं था। सोच समझ के बोलता है, यह संपत्तियों के चयन को संबोधित करता है जिसमें कोषों का निवेश करना। यह बताता है कि किस जगह पे, किस एसेट्स में हम अपने फंड को इन्वेस्ट करेंगे, अपने पैसे को किस कोष में कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, उसको बताता है। पूंजी बजटिंग निर्णय से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मीन्ट बाय कैपिटल बजटिंग डिसीजन, तो बोलता है एक दीर्घावधि निवेश निर्णय जिसमें भारी मात्रा में निवेश शामिल होता है, पूंजी बजटिंग। यानी कैपिटल बजटिंग ये बताता है लॉन्ग टर्म डिसीजन, याद रखिएगा लॉन्ग टर्म डिसीजन अगर लेते हैं कि कहाँ पे पैसा लॉन्ग टर्म में लगाना है या नहीं लगाना है, तो वो कैपिटल बजटिंग से पता चलता है। यानी कैपिटल बजटिंग इस बात का निर्णय लेता है कि आपका पैसा लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म में के कहाँ लग रहा है, और हैवी पैसा यानी फिक्स एसेट में। ये बोल सकते हैं कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है वो रिलेटेड है फिक्स एसेट से, कि आप फिक्स एसेट में कितना पैसा लगाते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन बताता है। वित्तीय जोखिम से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब जब आप पैसा लगाते हैं तो रिस्क है। आप जानते हैं कहीं भी पैसा लगाते हैं तो रिस्क है, पैसा डूब भी सकता है और रिकवर भी कर सकते हैं, यानी तो रिस्क यहाँ हमेशा है। तो जब हम रिस्क फाइनेंस से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो, तो वैसे रिस्क को हम लोग फाइनेंशियल रिस्क या वित्तीय जोखिम कहते हैं। वित्तीय जोखिम बैंक या वित्तीय संस्थान से ले गए ऋण का भुगतान करने की फर्म की अक्षमता से, नहीं बोलता है कि फाइनेंशियल रिस्क इज द इनएबिलिटी ऑफ अ फर्म टू रीपे अ लोन टेकन फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिए हैं उसको रीपेमेंट करने का जो क्षमता है अगर मेरे अंदर नहीं है तो रिस्क है। पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर को परिभाषित कीजिए। डिफाइंड कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जब आप मार्केट से पैसा ला रहे होंगे तो आपको एक डिज़ाइन तैयार करना पड़ेगा कि हम जो पैसा हमको चाहिए, मान लो हमको 10 लाख रुपए चाहिए, तो 10 लाख रुपए में से कितना पैसा, दो चीज़ तय करना है यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर में, दो ही तय करना है। कितना पैसा डेप्ट से लाएंगे, डेप्ट मतलब लोन से, और कितना पैसा इक्विटी से लाएंगे। इस बात का निर्णय लेना है कि कितना पैसा डेप्ट से लाएंगे और कितना पैसा इक्विटी से लाएंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर इस बात का निर्णय करता है कि कितना पैसा डेप्ट से लाएंगे और कितना पैसा इक्विटी से लाएंगे। कोई दिक्कत है? डेप्ट और इक्विटी के बीच में रिलेशनशिप बताता है। वित्तीय प्रबंध की परिभाषा दीजिए। डिफाइंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब आपको बताए थे, मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू फाइनेंस। डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, तो बोलता है कि अगर आप वित्त से संबंधित, पैसे से संबंधित निर्णय लेने का काम करते हैं, डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, तो ये वित्तीय प्रबंध होता है। क्या निर्णय लेंगे भाई? तो वित्तीय प्रबंध में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इस बात का डिसीजन लेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा और उसको कहाँ लगाएंगे, सोर्सेस ऑफ फंड क्या है और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड क्या है, पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है और कहाँ कहाँ उसको लगाएंगे। इस बात से संबंधित अगर आप निर्णय ले लेते हैं तो आप वित्तीय प्रबंधक हैं, फाइनेंशियल मैनेजर है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग करते हैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल एक्टिविटी। डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल एक्टिविटी, याद रखिएगा इस चीज़ को। वित्तीय प्रबंध 3 मुख्य वित्तीय निर्णयों पर आधारित होते हुए 3 क्या है? जो बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन 3 फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 फाइनेंशियल डिसीजन पर रहता है। ये देखिए तीनों डिसीजन, एक फाइनेंशियल मैनेजर ये तीनों डिसीजन लेता है। पहला होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। एक फाइनेंशियल मैनेजर जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन 3 तरह का डिसीजन लेता है। एक फाइनेंशियल मैनेजर 3 तरह का डिसीजन, यही 3 मेजर डिसीजंस होते हैं। अस्थाई पूंजी की कोई 3 विशेषता बताइए। तो ध्यान रखिएगा, अस्थाई पूंजी मतलब ऐसा पूंजी जो एक बार लगता है, ब्लॉक पूंजी जो ब्लॉक कैपिटल बोलता है, एक बार जो लग गया सो लग गया। स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ फिक्स कैपिटल, तो फिक्स कैपिटल एक बार जो लग गया सो लग गया। तो चलिए फीचर्स लिख लेते हैं। व्यावसायिक क्रियाओं का फैलाव, अगर बिजनेस को फैलाना हो तो अस्थाई कैपिटल लगेगा, फिक्स कैपिटल लगेगा। अगर फिक्स एसेट को खरीदना हो तो फिक्स कैपिटल लगेगा, जैसे भूमि को खरीदना हो, भवन को खरीदना हो, प्लांट को खरीदना हो, मशीनरी को खरीदना हो, अगर पेटेंट खरीदना हो, कॉपीराइट खरीदना हो, गुडविल खरीदना हो, तो इसके लिए फिक्स कैपिटल लगता है। और अस्थाई संपत्तियों के किराए पर उपलब्धि, अगर हम फिक्स एसेट को किराए पर लेते हैं तो भी फिक्स कैपिटल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय नियोजन के महत्व को के किन्हीं 3 बिंदुओं का उल्लेख किए। फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग आप जानते हैं कि अगर पैसा आपके पास है
तो आपको प्लान करना पड़ेगा पैसे से रिलेटेड कि फ्यूचर में मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा और कौन कौन से सोर्सेस से हम पैसा लाएंगे और इस पैसे को हम कैसे चुकाएंगे। तो वित्तीय नियोजन का महत्व क्या है? तो पहला, संगठित नियोजन का एक अभिन्न अंग है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। दूसरा, फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या करते हैं? देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ फंड कहाँ से, पैसा कहाँ से आएगा और उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे। सोर्सेस ऑफ फंड यानी पैसा कहाँ से आएगा, पैसे का स्रोत और पैसे का उपयोग, इन दोनों की समस्याओं को देखेंगे और यह वित्तीय नियंत्रण में मदद करता है। इट हेल्प्स इन फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है? फाइनेंशियल कंट्रोल में मदद करता है, हेल्प करता है। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंधन को परिभाषित कीजिए और इसके उद्देश्य को लिखिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या बताए भी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स अप्लाइंग प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शन टू द फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब, हम इसको आसान भाषा में समझा देते हैं। मैनेजमेंट का मतलब डिसीजन मेकिंग, फाइनेंस का मतलब पैसा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल एक्टिविटी। वित्तीय क्रियाओं से संबंधित निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है या कला है उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, वित्तीय प्रबंध कहते हैं। क्या निर्णय लेंगे? तो दो डिसीजन, सोर्सेस ऑफ फंड, पैसा कहाँ से आएगा, और एप्लीकेशन ऑफ फंड, पैसा कहाँ उसको खर्च करेंगे। ये वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पहला ऑब्जेक्टिव है लाभों को अधिकतम करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पहला ऑब्जेक्टिव है लाभों को अधिकतम करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दूसरा है संपत्ति को अधिकतम करना। वैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दो ही ऑब्जेक्टिव होता है, या तो लाभ या तो संपत्ति। बताइए, आपके पापा जो पैसा कहीं लगा रखे हैं, यही दोनों चीज़ के लिए लगा रखे हो बस, इसके अलावा कोई बाकी चीज़ तो बाद में है। दो ही चीज़ के लिए, या पैसा आपके पापा कहीं रखे हैं तो या तो प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे बैंक में रखे तो प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं, कंपनी में लगाए तो प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं, बिजनेस पे लगाए तो प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहे हैं, या सोना खरीदे तो संपत्ति बढ़ाना चाह रहे हैं, ज़मीन खरीदे होंगे तो संपत्ति बढ़ाना चाह रहे होंगे। तो या तो आपके पापा पैसा बचा रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, या तो वेल्थ। तो इस दुनिया में कोई भी आदमी पैसा अगर बचाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, पैसे से संबंधित निर्णय लेता है कि पैसे को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, तो दो ही काम के लिए करता है। या तो वो अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है या वो अपना संपत्ति बढ़ाना चाहता है। तो या तो वो प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है या तो संपत्ति। तो दो ही ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। कितने ऑब्जेक्टिव है? दो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। बाकी ऑब्जेक्टिव तो बाद में, लेकिन दो ही ऑब्जेक्टिव मेन है। वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चलिए देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या क्या काम है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम हो, या इस क्वेश्चन में ऐसा बोल दे कि फाइनेंशियल मैनेजर का काम बताए, तो यही है, फाइनेंशियल मैनेजर का भी काम यही है। ठीक है, तो सबसे पहला वो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, वित्तीय पूर्वानुमान, पैसे से संबंधित पूर्वानुमान लगाएगा, पहले अनुमान लगाएगा कितना पैसा आएगा कितना जाएगा। उसके बाद वित्तीय नियोजन करेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा कि जो पैसा आया है उसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज करेंगे। जैसे वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण करेगा, वित्तीय नीतियों का निर्धारण करेगा, वित्तीय कार्यविधियों का निर्धारण करेगा प्लानिंग के अंदर। तीसरा काम है कोषों की अधिप्राप्ति, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, जो पैसा हमारे पास आना है उसको प्राप्त करेंगे। फिर वित्तीय निर्णय लेंगे कि कहाँ पे पैसा उसको लगाना है, फिर उसको इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे। फिर आय का प्रबंधन करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ इनकम, कि पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि हमको तो ब्याज देना है टाइम पर, हमको जो है डिविडेंड देना है टाइम पर। वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन करेंगे, जहाँ पैसा हम लगाए हैं उसके परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कि सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम जिस तरह का सोच के लगाए थे पैसा, वो हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वित्तीय नियंत्रण करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो फाइनेंशियल कंट्रोल भी करते हैं। रूटीन फंक्शन क्या क्या है फाइनेंशियल मैनेजर का? तो फाइनेंशियल मैनेजर क्या करे? रोज़ का कीपिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड, रोज़ का हिसाब किताब रखेगा, वित्तीय विवरणों को तैयार करेगा, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश बैलेंस को मेंटेन करके रखेगा, और महत्वपूर्ण वित्तीय प्रलेखों को सुरक्षित रखेगा, कीपिंग इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सेफ। ये फाइनेंशियल मैनेजर का काम है। वित्तीय प्रबंध के महत्व के बारे में बताइए। तो फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? तो हम लोग बोलते हैं एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पहला इंपॉर्टेंस है वित्तीय प्रबंध, अनुकूलतम विनियोग निर्णय, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा है ऑप्टिमम फाइनेंस डिसीजन, पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा फाइनेंस डिसीजन, तीसरा डिविडेंड डिसीजन, और चौथा है रोल ऑफ मैनेजर, और फिर है रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये हम लोगों का महत्व के बारे में पढ़ना है कि क्या क्या। तो ध्यान रखिएगा, तीन तो डिसीजन ही है इसमें, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। एक है कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को निर्धारित कीजिए। तो बहुत बार पूछता है कि कार्यशील पूंजी क्या है, व्हाट आर द फैक्टर डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले ये बताइए वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो कार्यशील पूंजी ऐसी पूंजी होती है जो बिजनेस में काम करती है, यही पूंजी जो बिजनेस में काम करता है, रोटेशन यही कैपिटल का होता है। कैसे निकलता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। याद रखिएगा वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, तो बोलता है वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। कार्यशील पूंजी चालू संपत्ति और चालू दायित्वों के बीच के अंतर को कहते हैं। और ये क्या होता है? ये जो रन करता है, रोटेट करता है। बताइए हमारे ट्यूशन में या कोई एक आदमी बस खरीद लिया 20 लाख रुपए का,
तो 20 लाख अगर कोई बस खरीदता है तो 20 लाख उसका फिक्स कैपिटल है, लग गया तो लग गया। लेकिन 20 लाख रुपए का जो बस है उसको चलाने के लिए रोज़ उसको डीजल देना होगा, कंडक्टर का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा देना होगा, टोल टैक्स देना होगा। ये सारे जो खर्चे हैं जो रोज़ उसको चलाने के लिए चाहिए, जो बिज़नेस को चलाने के लिए चाहिए, उसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, वर्क करने के लिए चाहिए। फिक्स कैपिटल तो कोई भी लगा देता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल होता है जो वर्क करने के लिए उसको चाहिए। और वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता बोलता है कि उसको निर्धारित करने वाले कौन कौन घटक है, किसके आधार पर वर्किंग कैपिटल निर्धारित होता है। तो बहुत सारे तरीके, जैसे बिजनेस का साइज, बिजनेस छोटा होगा तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, बिजनेस बड़ा होगा तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। तो चलिए देखिए कौन कौन से है। तो लीजिए निर्धारक तत्व, किसके आधार पर वर्किंग कैपिटल निर्धारित होता है। तो पहला, संस्था का आकार, संस्था अगर बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, संस्था छोटा है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। निर्माण प्रक्रिया की अवधि, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में मतलब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहे हो तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, ट्रेडिंग बिजनेस चला रहे हो तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। उधार सुविधा की उपलब्धि, आपको उधार आसानी से मिल जाता है क्या, अगर उधार आसानी से मिल जाता है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, उधार अगर नहीं मिलता है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चा माल अगर आपके पास आसानी से आ जाता है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, और अगर आसानी से नहीं आता है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। डेली का खर्चा आपका अगर कम खर्च है, रोज़ का कम खर्च है, दैनिक वही खर्च हमारा कम है, तो ऐसे में हमारा वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। और अगर डेली का रोज़ का खर्चा ज़्यादा है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। तो ये सारे फैक्टर है जिसके आधार पर वर्किंग कैपिटल डिसाइड होता है कि हमको ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक को समझाइए। डिस्कस द कंपोनेंट्स दैट अफेक्ट डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, लाभांश निर्णय। लाभांश निर्णय में इस बात का निर्णय करती है कोई कंपनी की, जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो कंपनी ये डिसाइड करती है कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा हमको शेयर होल्डर्स को लाभांश के रूप में बांट देना है। कंपनी अपने लाभ का कितना हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को लाभांश के रूप में बांटेगी, इस बात का निर्णय कहाँ पे होता है, डिविडेंड डिसीजन में होता है, लाभांश निर्णय में होता है। लाभांश निर्णय में कंपनी इस बात का निर्णय करती है कि अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा शेयर होल्डर्स को बांट देना है, अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा शेयर होल्डर्स को बांट देना है, इस बात का निर्णय लाभांश निर्णय के अंदर एक कंपनी करती है। हाउ मच पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन शेयर होल्डर्स, हाउ मच पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन शेयर होल्डर्स, लाभ का कितना हिस्सा अपने अंशधारियों में बांटा जाए, इस निर्णय को हम बोलते हैं लाभांश निर्णय। अब इसके कौन कौन से घटक हैं, तो क्या क्या बात ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला, कंपनी की वित्तीय आवश्यकता, कंपनी को कितने पैसे की आवश्यकता है। ऐसा ना सब कमाए और लाभांश में बांट दीजिएगा तो कंपनी चलेगी कैसे, तो कंपनी का पैसे का आवश्यकता देख लीजिए। लाभांश का स्थायित्व भी देख लीजिए, हम लाभांश उतना ही बांटेंगे कि मेरा हर साल का डिविडेंड फिक्स रहे। जैसे हर साल कंपनी 10% बांटते आइए, इस बार ज़्यादा प्रॉफिट है तो भी आप 10 ही दो, क्योंकि बढ़ा दोगे फिर अगले बार और बढ़ाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि एक रेट डिविडेंड हम देंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद पूंजी बाजार का ध्यान रखिए कि पोजीशन क्या है कैपिटल मार्केट का। अगर कैपिटल मार्केट डिक्लाइन में जा रहा है, ख़राब स्थिति में जा रहा है, तो पैसा बचा कर रखिए, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और शेयर होल्डर का प्राथमिकता क्या है, शेयर होल्डर क्या मांगता है, लाभ ही मांग लेता है या बोलता है कि पैसा बचा कर रखो, क्योंकि पैसा बचेगा तो शेयर होल्डर को ही फायदा होगा ना, कंपनी ग्रो करेगी। तो वित्तीय नियोजन का अर्थ क्या अर्थ है, इसके महत्व के किन्हीं 3 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो वित्तीय नियोजन का मतलब अभी बताए, पैसे से रिलेटेड। प्लानिंग मतलब क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस, किसी काम को करने से पहले सोचना, तय करना, प्लानिंग कहलाता है। अब और पैसे से रिलेटेड अगर हम ये काम करने लगेंगे तो वित्तीय प्लानिंग हो जाएगा, वित्तीय नियोजन हो जाएगा। तो वित्तीय नियोजन के अंतर्गत पैसे से संबंधित किसी काम को करने से पहले सोच विचार करना कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ लगाएंगे, कैसे कमाएंगे, इन सब बातों से संबंधित अगर आप निर्णय ले रहे हैं तो ये वित्तीय नियोजन कहलाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर क्या करता है, डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये भी पहले किसी काम को करने से पहले अगर आप ऐसा निर्णय लेते हैं तो इसको वित्तीय नियोजन कहते हैं। अब वित्तीय नियोजन का आवश्यकता क्या है, तो पहला आवश्यकता है वित्तीय नियोजन का, किसमें पर्याप्त कोष आपके पास रहेगा, अगर आप प्लान करके चलोगे तो सफिशिएंट फंड रहेगा, व्यवसाय का विकास और विस्तार हो पाएगा, एक्सपेंशन और डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस हो पाएगा। उसके नीचे क्या है, व्यवसाय में पर्याप्त तरलता होगा, एडिक्वेट लिक्विडिटी इन बिजनेस होगा। उसके नीचे है विनियोजित पूंजी पर उचित प्रत्याय, एडिक्वेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, और भावी विकास, फ्यूचर डेवलपमेंट हो पाएगा अगर आप सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो।
अब लिखा है एक लास्ट इधर क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है या लास्ट क्वेश्चन होगा, अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी में अंतर क्या है? तो ये अभी बता चुके हैं। फिक्स कैपिटल का मतलब एक बार जो लग गया सो लग गया। जैसे अभी बताया ना, बस खरीदेंगे तो बस खरीदने में जो पैसा लगेगा वो फिक्स कैपिटल है, और उसको चलाने में जो लगेगा उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो बोलता है अस्थाई पूंजी से आज से उस पूंजी की मात्रा से है जिसका निवेश अस्थाई संपत्ति में, जैसे जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी, कार, बस, ये सब खरीदने में लगता है। और ये इस वर्किंग फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है? परमानेंट कैपिटल इसको बोलते हैं। परमानेंट कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज इन्वेस्टेड इन परमानेंट एसेट्स। जो परमानेंट एसेट में कैपिटल लगता है उसको परमानेंट कैपिटल बोलते हैं। और जो किसी बिजनेस को रन करने के लिए, चलाने के लिए जो पूंजी लगता है उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। पीरियड, जो परमानेंट कैपिटल होता है 1 साल से ज़्यादा समय के लिए होता है, जब एक साल से कम, यानी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए। वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म के लिए और फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए। नेचर क्या होता है? तो इसका परमानेंट नेचर होता है, इसका टेम्पररी नेचर होता है। सर्कुलेशन, ये एक बार लगता है उसके बाद नहीं, और वो हमेशा लगता रहता है, हमेशा लगता रहता है। सोर्स, इसका सोर्स क्या है? ये शेयर से आ सकता है, डिवेंचर से आ सकता है, फिक्स एसेट बेचने से आ सकता है, ये सब कैपिटल। और ये कॉमर्शियल बैंक से लोन मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन कहीं से भी मिल जाएगा, कॉमर्शियल बैंक से मिल सकता है, कोई ग्राहक से उधार ले लिए, कोई एडवांस ले लिए, ये सब पैसे से हमारे पास इस तरह का कैपिटल पहुंचता है। अब पूंजी बजटिंग क्या है? अभी आपको बताया कैपिटल बजटिंग। पूंजी बजटिंग एक निर्णय है जिसके अंतर्गत इस बात का, देखिए यहाँ लिखा, अगर कोई कंपनी अपने पैसे को अस्थायी संपत्ति में कितना पैसा लगा, अस्थायी संपत्ति में विनियोग संबंधी सभी निर्णय पूंजी बजटिंग कहलाते हैं। अगर कोई कंपनी अपने पैसे को फिक्स एसेट में, अस्थायी संपत्ति में, ज़मीन में, मशीनरी में, सोना में, तो एक कंपनी जब अपने पैसे को फिक्स एसेट में लगाती है तो इस निर्णय को हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन रेफर्स टू दो डिसीजन विच इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन फिक्स एसेट। अगर आप अपने पैसे को अस्थायी संपत्ति में लगा रहे हैं तो इस तरह के निर्णय को हम पूंजी बजटिंग डिसीजन कहते हैं, पूंजी बजटिंग निर्णय कहते हैं। इसका महत्व क्या है पूंजी बजटिंग का? तो पहला महत्व इसका क्या है? यह लाभप्रदता को निर्धारित करता है। अगर भैया हम फिक्स एसेट में पैसा लगा दिए तो उसी से तो हमारा लाभ डिसाइड होता है। तो टू डिसाइड द प्रॉफिटेबिलिटी, ये प्रॉफिटेबिलिटी को डिसाइड करता है, प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से पता चलता है। दूसरा है लाभों के पूर्वानुमान पर आधारित है, बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग ऑफ अर्निंग। बोलता है कि फोरकास्टिंग ऑफ अर्निंग पर डिपेंड करता है, भारी विनियोगों से संबंधित होता है, रिलेटेड विथ हैवी इन्वेस्टमेंट। इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है फिक्स कैपिटल में। जोखिम ज़्यादा होता है, अगर एक बार घुस गए तो वापस नहीं ले सकते हैं। और देखिए इनरिवर्सेबल डिसीजन, इनरिवर्सेबल का मतलब एक बार आप चले गए तो रिवर्स नहीं कर सकते, वापस नहीं आ सकते, बर्बाद हो जाएगा। दीर्घ अवधि में मतलब लंबे समय में ऐसे कैपिटल को लगाइएगा, इतना पैसा लगाइएगा तो आपको तुरंत में डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, तुरंत में आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, लंबे समय के बाद आपको रिटर्न देखने को मिलेगा जब आप ज़्यादा पैसा लगाएंगे। तो पूंजी बजट बनाने को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो पहला कौन तय करता है? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। हम आज पैसा लगा रहे हैं 20 लाख रुपया या 20 करोड़ रुपया, तो हमको आज तो नहीं मिलेगा ना, तो कितने दिन में पैसा मेरा वापस हो जाएगा, तो वो भी तय करता है। रेट ऑफ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, ये तीन ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। अब पूंजी ढांचे को प्रभावित करने वाले तत्वों का उल्लेख कीजिए। स्टेट द फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन से ऐसे फैक्टर है जो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या बताए कि पूंजी ढांचा इस बात का डिसीजन लेना है कि कैपिटल जो आप लाओगे उसमें से लोन का पैसा कितना रहेगा और इक्विटी का पैसा कितना रहेगा। कोई दिक्कत है? हाउ मच पार्ट ऑफ जो कैपिटल है टू बी टेकन फ्रॉम लोन एंड हाउ मच पार्ट ऑफ अमाउंट जो है या कैपिटल जो है टू बी टेकन फ्रॉम इक्विटी। इक्विटी से कितना लाना है और लोन से कितना लाना है, इस बात के ढांचे को हम बोलते हैं पूंजी ढांचा। और कैपिटल स्ट्रक्चर को दो तत्व इफेक्ट करते हैं, आंतरिक बिजनेस के अंदर के तत्व और बाह्य तत्व। तो अंदर के तत्व कौन कौन होंगे? तो पहला व्यवसाय का नेचर। अगर आपका नेचर प्रोडक्शन है तो आपको ज़्यादा पैसा चाहिए। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इनकम, पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग और फ्यूचर प्लान्स, ये इंटरनल फैक्टर्स है जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में कौन कौन से जो बिजनेस के कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं? तो उसमें से एक्सटर्नल फैक्टर में कौन कौन से आ जाएंगे? तो आ जाएगा कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट, लीगल प्रोविजंस, लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, टैक्स प्रोविजन और सीजनल चेंज। ये सारे बाहर वाले फैक्टर है जो एक बिजनेस को इफेक्ट करता है कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने में। कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने में ये क्या करता है? अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। कोई दिक्कत है? तो ये हम लोगों का चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग का चैप्टर 11 है जो कि अगले वीडियो में जाएगा, क्योंकि अच्छा खासा लंबा वीडियो बन चुका है। तो चैप्टर 11 अगले वीडियो में जाएगा।